हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स। हेलो, मेरा नाम प्रियंका वशिष्ठ और आज हम बात करेंगे आपके ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व ऑन अमलगमेशन। ये हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। अब हम मॉड्यूल से कर रहे हैं तो हम इसके आगे का करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व ऑन अमलगमेशन, यानी कि जब दो कंपनियों का अमलगमेशन होता है तो रिजर्व को आप कैसे ट्रीट करेंगे। अमलगमेशन में देखिए हमने बताया था नेचर ऑफ मर्जर होता है और नेचर ऑफ परचेज होता है। दो तरीके से आप अमलगमेशन की एंट्री कर सकते हैं, नेचर ऑफ मर्जर और नेचर ऑफ परचेज। तो पहले हम बात करेंगे कि इफ़ द अमलगमेशन इज एन अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में आप रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट करेंगे जब आप एंट्रीज करेंगे। जब ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी की एंट्रीज होगी तो उसमें क्या रिजर्व का ट्रीटमेंट होगा। यहाँ लिखा है इफ द अमलगमेशन इज एन अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, ठीक है। यहाँ हम बात करें नेचर ऑफ मर्जर की। द आइडेंटिटी ऑफ द रिजर्व इज प्रिजर्व्ड, रिजर्व की जो आइडेंटिटी है वो प्रिजर्व रखी जाती है एंड दे अपेयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ट्रांसफर कंपनी इन द फॉर्म विच देर अपेयर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। यानी कि ये कह रहे हैं कि ट्रांसफर जो नेचर ऑफ मर्जर होता है उसमें ट्रांसफरर कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, देखिए हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ज़रूरी नहीं है कि यदि अमलगमेशन हो रहा है तो ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी को की बैलेंस शीट को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप मर्ज करेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप थोड़े बहुत चेंजेस ट्रांसफरर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करिए और थोड़े बहुत चेंजेस ट्रांसफरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करिए। आपको दोनों की बैलेंस शीट को, दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक साथ मर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। अब नेचर ऑफ मर्जर जब होता है तो आप ट्रांसफरर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो जैसे आप रिजर्व को ट्रांसफरर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रिजर्व करते हो वैसे ही आपको प्रिजर्व करना है ट्रांसफरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एग्जाम्पल के लिए द रिजर्व जनरल रिजर्व ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी बिकम द जनरल रिजर्व ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी, यानी कि जो जनरल रिजर्व हैं जैसे जनरल रिजर्व की एंट्री आप ट्रांसफरर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करते अमलगमेशन के बाद, वैसी ही उतनी ही एंट्री आप ट्रांसफरी कंपनी की उसमें जनरल रिजर्व में करेंगे। उतने ही अमाउंट से जैसे आप वहाँ करते वैसे ही आप ट्रांसफरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंट्री डालेंगे। और यहाँ पर उसके आगे क्या लिखा है, द कैपिटल रिजर्व जैसे जनरल रिजर्व होगा वैसे ही कैपिटल रिजर्व ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी बिकम द कैपिटल रिजर्व ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी, यानी कि जो ट्रांसफरर कंपनी का कैपिटल रिजर्व है वही कैपिटल रिजर्व बन जाएगा ट्रांसफरी कंपनी का। द रेवोल्यूशन रिजर्व ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी बिकम द रेवोल्यूशन रिजर्व ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी, यानी कि जो ट्रांसफरर कंपनी का रेवोल्यूशन रिजर्व है वही ट्रांसफरी कंपनी का रेवोल्यूशन रिजर्व हो जाएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ द प्रिजर्विंग द आइडेंटिटी रिजर्व्स विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड बिफोर द अमलगमेशन, अमलगमेशन से पहले जो ट्रांसफरर कंपनी के बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिजर्व डिविडेंड के लिए रखा गया है वही डिविडेंड आफ्टर अमलगमेशन भी ट्रांसफरी कंपनी की बैलेंस शीट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिविडेंड के लिए बांटने के लिए रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एज ए रिजल्ट ऑफ द प्रिजर्विंग द आइडेंटिटी रिजर्व विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड बिफोर द अमलगमेशन वुड आल्सो बी अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड आफ्टर द अमलगमेशन। देखिए मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि मॉड्यूल की लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है। मॉड्यूल की लैंग्वेज बिल्कुल भी टफ नहीं होती है और मॉड्यूल की लैंग्वेज, मॉड्यूल से बाहर आपका पेपर कभी नहीं आएगा। कोई भी केस, कोई भी स्टडीज़, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो आप उठा लीजिए, कोई भी मॉड्यूल के बाहर नहीं आता। इसलिए आप सफिशेंटली मॉड्यूल पढ़ के जाए, क्योंकि मार्केट में यदि आप जाएंगे तो बहुत सारी किताबें मिलेंगी आपको, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। इसलिए बेहतर है कि आप मॉड्यूल उठाएं और उसी से पढ़ें, ठीक है। मैं आपको इसलिए मॉड्यूल ही कराती हूँ, मैं कुछ और कराती नहीं, ठीक है। तब इसमें क्या लिखा है, यदि डिस्ट्रीब्यूशन जो अमलगा ट्रांसफरर कंपनी की बैलेंस शीट में डिविडेंड के लिए अमाउंट रिजर्व में रखा था आपने आफ्टर अमलगमेशन, वही अमाउंट आप ट्रांसफरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिकॉर्डेड एज शेयर कैपिटल इशूड प्लस एनी एडिशनल कंसिडरेशन इन द टर्म ऑफ कैश, यानी कि आपने जो ट्रांसफरर कंपनी ने जो पैसा दिया है, कैपिटल शेयर जो इशू करे हैं, कोई कैसा कैश के रूप में दिया है, कोई पैसा या कोई असेट्स दिया है,
उस टोटल अमाउंट का प्लस एंड द अमाउंट शेयर कैपिटल ऑफ द ट्रांसफर कंपनी का जो शेयर कैपिटल अमाउंट है, इन दोनों अमाउंट का जो डिफरेंस है वो आप रिजर्व में डालेंगे ट्रांसफरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बात समझ में आई आपको? ट्रांसफरर कंपनी ने जो अमाउंट ट्रांसफरी कंपनी को दिया है वो पूरा जोड़ के, जो आपने शेयर कैपिटल इशूड करी है प्लस में जो आपने कैश दिया है प्लस में जो आपने असेट्स दिया, उस टोटल तीनों का जो भी आपने कंसिडरेशन दिया उस कंसिडरेशन से आप ट्रांसफरर कंपनी की शेयर कैपिटल का अमाउंट माइनस करेंगे और दोनों का जो माइनस करके अमाउंट आएगा वो अमाउंट ट्रांसफरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिजर्व के नाम से आप उसको वहाँ डालेंगे। ठीक है, इस पैराग्राफ में ये लिखा है। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा है। अब बात करेंगे इफ द अमलगमेशन इज एन अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज, यानी कि यदि परचेज आप कर रहे हैं अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज में क्या होगा। इफ द अमलगमेशन, यहाँ पर हमने समझ लिया रिजर्व की क्या क्या एंट्री होंगी। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ परचेज की। इफ द अमलगमेशन इज एन अमलगमेशन द नेचर ऑफ परचेज द आइडेंटिटी ऑफ रिजर्व अदर देन स्टैट्यूटरी रिजर्व इज नॉट प्रिजर्व डेल्ट विद द सर्टेन सर्कमस्टांसेस मेंशन बिलो, यानी कि कोई भी रिजर्व, जैसे हमने ट्रांसफरर कंपनी का रिजर्व सारा ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफरी कंपनी में डाल दिया था। यहाँ पर नेचर ऑफ मर्जर में, यहाँ पर नेचर ऑफ परचेज में कोई भी रिजर्व सिवाय स्टैट्यूटरी रिजर्व के कोई भी रिजर्व आप ट्रांसफरी कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं डालेंगे। यदि कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस नहीं आ जाते तब तक आप किसी भी रिजर्व को ट्रांसफरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं डालेंगे सिवाय स्टैट्यूटरी रिजर्व के। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है, सर्टेन रिजर्व में बी may has been created by the transferor company pursuant to the requirement or of to avail the benefit under under Income Tax Act 1961, for example development allowance reserve and investment allowance reserve, यानी कि कोई भी आप किसी भी तरीके का रिजर्व ट्रांसफरी कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं डालेंगे, बशर्ते सर्टेन कुछ रिजर्व होंगे जो आप ट्रांसफरर कंपनी के रिजर्व आप ट्रांसफरी कंपनी के बैलेंस शीट में डालोगे और वो बेनिफिट लेंगे एज ए इनकम टैक्स एक्ट 1961। कौन कौन से हैं वो, फॉर एग्जांपल के लिए डेवलपमेंट अलाउंस रिजर्व होगा और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व होगा। ये दो रिजर्व ऐसे हैं जो आप सर्टेन कंडीशन पे आप ट्रांसफरी कंपनी के रिजर्व में डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, The Act requires that the identity of reserve should be preserved for a specified period, और उसका पीरियड भी स्पेसिफाइड होगा कि कुछ समय के लिए ही आप उस रिजर्व को उठा के आप ट्रांसफरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डालेंगे। Likewise, a certain other reserve may have been created in the financial statement of the transfer company in term of requirement or other statute. So normally in amalgamation in the nature of purchase, identity of reserve not preserved, an exception is made in respect of reserve of the aforesaid nature, यानी कि ये सारी इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ ये कह रहे हैं कि किसी भी तरीके का कोई भी रिजर्व आप फाइनेंशियली ट्रांसफरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं डालेंगे। ट्रांसफरर कंपनी का कोई भी रिजर्व आप ट्रांसफरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं डालेंगे। किस कंडीशन में, नेचर ऑफ परचेज में, पर नेचर ऑफ मर्जर में डल जाएगा। यहाँ पर नेचर ऑफ परचेज में कोई भी रिजर्व आप ट्रांसफरर कंपनी का ट्रांसफरी कंपनी में नहीं डालेंगे सिवाय एक के स्टैट्यूटरी रिजर्व और कोई रिजर्व, जैसे ये डेवलपमेंट अलाउंस रिजर्व और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, ये डल जाएगा। पर ये भी स्पेशल कंडीशन पे, सर्टेन कंडीशन पे, कुछ एक्सेप्शन है उन कंडीशन पे और कुछ स्पेसिफाइड पीरियड के दौरान ही डलेगा। ठीक है, ये है, आप देखना है इसमें। ठीक है, और यहाँ पर भी यही लिखा है। ठीक है, उसके बाद अमाउंट ऑफ द कंसिडरेशन इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द असेट्स, जो हमने यहाँ पर किया था नेट असेट्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, यानी कि जो अमाउंट हमने अमलगामेशन के दौरान दिया है, अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ट्रांसफरर कंपनी की जो इशूड कैपिटल है, प्लस में जो हमने कैश दिया, प्लस में जो हमने असेट्स दिया है,
उससे आप जब माइनस करेंगे उसकी कंसिडरेशन का अमाउंट, ठीक है, acquired by the transferring company if the result of the computation is negative, यानी कि वो यदि नेगेटिव में आता है तो डिफरेंस इज डेबिटेड टू द गुडविल। जो डिफरेंस होगा वो आप डेबिट कहाँ कर देंगे, गुडविल अकाउंट में। गुडविल एज ए गुडविल आप उसको अमलगामेशन में डालेंगे इन द dealt with the manner started below under treatment of goodwill on the amalgamation if the result of the computation is positive। यदि नेगेटिव आता है तो एज ए गुडविल आप डालेंगे ट्रांसफर कंपनी में, और यदि पॉजिटिव आता है तो डिफरेंस इज क्रिएटेड एट कैपिटल रिजर्व, ठीक है। यानी कि जो कंसिडरेशन उस ट्रांसफर कंपनी की सारी असेट्स को, नेट वैल्यू को, नेट असेट्स को आप उस कंसिडरेशन से माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे। यदि नेगेटिव आएगा तो आप उसको ट्रांसफरी कंपनी के एज ए गुडविल डालेंगे, और यदि पॉजिटिव आएगा तो कैपिटल रिजर्व एज ए डालेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ समझ में आया हो तो बताना जरूर, ठीक है। चैनल को लाइक करना, शेयर करना।